नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बीए प्रथम वर्ष में। आज हम लोकतंत्र का उदारतावादी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र, जिसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा। आज जो लोकतंत्र के जो दृष्टिकोण हैं, विभिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। उदारतावादी दृष्टिकोण, विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण, बहुलतावादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो उसमें से जो प्रथम दृष्टिकोण है, उदार दृष्टिकोण, लोकतंत्र का उदारतावादी दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास। कैसे लोकतंत्र का जो स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास, इतिहासकारों ने ये सिद्ध किया है कि प्राचीन भारत में कुछ ऐसे समाज थे जिनकी सरकारें लोकतांत्रिक सरकारों से मिलती जुलती थी। तो प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता है कि ऐसे गणराज्य अस्तित्व में थे जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। प्राचीन यूनान में भी नगर राज्यों में ऐसी सरकारें थी जिन्हें लोकतांत्रिक कहा जाता है। किंतु यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो यह सत्य नहीं है। यूनान में उस दौरान एक बहुत बड़े वर्ग के पास कोई अधिकार नहीं था, जिसको हम दास वर्ग कहते हैं। उस दौरान समाज में दो होते थे, स्वामी और दास। तो दास अर्थात गुलामों के पास में कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। जो वहाँ पे जो एलिट वर्ग था, स्वामी वर्ग, उन्हीं में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलन में थी। तो ऐसा मान लीजिए कि 100 में से 25 आदमी ही ये डिसाइड करते थे कि शासन किसके द्वारा होना है। बाकी जो 75 आदमी है वो उनका अनुसरण ही करते थे, उनके सेवक होते। तो उसको हम लोकतंत्र कतई नहीं मान सकते। आधुनिक लोकतंत्र का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड वह प्रथम देश था जिसने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। तो इंग्लैंड जो है वो सबसे आगे है इस मामले में, और लोकतंत्र को अपनाने में भी सबसे आगे था। बात करें अगर संविधान की, तो वो संविधान भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही विकसित हुआ। संसद भी सर्वप्रथम इंग्लैंड की ही मानी जाती है। और यहाँ बात करें लोकतंत्र की, तो वो लोकतंत्र भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही अपनाया गया। 1640 के बाद इंग्लैंड में दीर्घकाल तक, बहुत एक लंबे समय तक राजनीतिक अशांति रही और गृह युद्ध होता रहा। सन 1688 में गोरोपूर्ण क्रांति के बाद वहाँ पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। तो जो गोरोपूर्ण क्रांति है, जिसके द्वारा बिना किसी रक्तपात के वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि उत्तरदायी सरकार अर्थात लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना हुई। और एक सम्राट वहाँ पे जो बैठाया गया, उसको ये मजबूर कर दिया गया कि जो भी फैसले लेने हैं वो एक संसद जो वहाँ के गणमान्य लोगों के द्वारा चुनी हुई होगी, उसकी सलाह से ही वो काम करेगा। तो गोरोपूर्ण क्रांति द्वारा वहाँ पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। और हम सभी जानते हैं उत्तरदायित्व का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे उसे लोकतंत्र का पर्याय हम मान सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 1640 के बाद 1688 में प्रथम देश इंग्लैंड, जिसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। और उसके पीछे पीछे अमेरिकन क्रांति से भी लोकतंत्र के विचार को बल मिला। 1776 में हुई अमेरिका की जो आज़ादी की स्वतंत्रता क्रांति जो हुई थी, इस क्रांति के द्वारा वहाँ पे गणतांत्रिक सरकार का विचार विकसित हुआ। तो वहाँ पे भी लोकतंत्र की स्थापना इस जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में वहाँ पे भी हुआ। तो इंग्लैंड के बाद अमेरिका, और उसके बाद यूरोप का एक अन्य महत्वपूर्ण देश फ्रांस। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र अंगीकार किया और एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देकर के जो
क्रांति के द्वारा लोकतंत्र के विकास में उसे हम सबसे अधिक योगदान उसका मान सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी बंधुत्व को जो स्थान फ्रांसीसी क्रांति ने दिया, दुनिया की किसी भी अन्य क्रांति के अंदर ये आपको नहीं मिले। तो स्वतंत्रता के लिए जो महान योगदान फ्रांसीसी क्रांति में हुआ और उसी के दौरान वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना भी होती है। तो इंग्लैंड, अमेरिका और उसके बाद फ्रांस, इस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के कौन कौन से दृष्टिकोण है और उसमें पारंपरिक जो उदारतावादी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। आधुनिक विश्व के अधिकांश राज्य लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। जैसा मैंने कहा पिछले जो वीडियो था उसमें भी हमारी बात हुई थी कि चीन जैसा देश भी कहता है, जहाँ एकाधिकारवादी व्यवस्था है, वो भी कहता है हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और पाकिस्तान जैसा देश भी रखता है, और भारत भी कहते हैं। तो दुनिया के अधिकांश राज्य लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। स्वयं हिटलर ने भी, जो तानाशाही सरकार के लिए प्रसिद्ध थे, स्वयं हिटलर ने भी अपने शासन को जर्मन लोकतंत्र कहा था। तो लोकतंत्र इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है कि सारे ही दूसरी जितनी भी पद्धतियां हैं जिनसे शासन होता है, वो सभी ये दावा करते हैं हमारी पद्धति लोकतांत्रिक पद्धति है। उसे जन समर्थन लेने की वहाँ पे कोशिश उनकी रहती है। लोकतंत्र के अनेक दृष्टिकोण सामने आए हैं। यहाँ हम पारंपरिक उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो शुरू के अंदर सामने आया था, जो उदार प्रवृत्ति में विश्वास रखता है। राज्य सरकार वहाँ पे उदार प्रवृत्ति अपनाती है, कठोरता नहीं लागू करती है। तो वो उदारतावादी दृष्टिकोण क्या है? सबसे पहले बात करें इसके समर्थक विचारक कौन कौन है जो ये दावा करते हैं कि लोकतंत्र है। बेंथम, जेएस मिल दोनों ही उपयोगितावादी विचारक, टीएच ग्रीन, अब्राहम लिंकन जिनकी परिभाषा हम सभी उनसे परिचित हैं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो टीएच ग्रीन जो आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, अब्राहम लिंकन, और उपयोगितावादी दार्शनिक बेंथम और जेएस मिल, ये इसके समर्थक विचारक हैं। इसका विकास आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ ही हम मान सकते हैं। होब्स ने, जो होब्स, लोक और रूसो का नाम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों ने सुना होगा, समझौतावादी दार्शनिक जिन्हें कहा जाता है। होब्स ने लोकतंत्र के इस दृष्टिकोण को सरकार या राज्य का व्यक्तियों की आपसी समझौते का परिणाम बताया है, कि यह जो दृष्टिकोण है वो व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम है। वहीं जॉन लोक ने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित बताया है, कि राजनीतिक सत्ता जो है वो जनता की सहमति पर आधारित है, और संवैधानिक तथा सीमित सरकार का सिद्धांत उन्होंने दिया। संवैधानिक का अर्थ है संविधान के अनुसार चलने वाला, और सीमित सरकार का अर्थ है यहाँ पे सरकार को शक्तियाँ कम दी जाए, जनता पर वो कम से कम वहाँ पे नियम लगाएं, और मनुष्य के विवेकशील होने पर विश्वास करें कि मनुष्य विवेकशील है तो स्वयं अपना जो है भला और बुरा वो कर लेंगे, और जहाँ बात राज्य की सुरक्षा की हो वहाँ पे सरकार वहाँ पे काम करें। तो सीमित सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया जॉन लोक ने। 18वीं शताब्दी में मोंटेस्क्यू ने, जिनका नाम हम सुनते हैं, जो अध्यक्षीय व्यवस्था है शक्ति पृथक्करण, उसमें मोंटेस्क्यू ने स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की 3 शक्तियों, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक, जो 3 शक्तियां हैं उनके पृथक्करण की उन्होंने सिफारिश की। रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महान मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र की आत्मा है, और रूसो को, जो एक समझौतावादी विचारक है, उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महान मसीहा कहा जाता है। तो ये पारंपरिक उदारतावादी दृष्टिकोण के समर्थक विचारक। 18वीं शताब्दी में ही अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांति में इन क्रांतियों के द्वारा लोकतंत्र के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादी दार्शनिक बेंथम व मिल ने
अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए लोकतंत्र का समर्थन किया। क्रांतियों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। और उपयोगितावादी दार्शनिक बेंथम और मिल जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करे। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत वो कहते हैं कि लोकतंत्र में ही हो सकता है। अब बात करें उदारतावादी दृष्टिकोण के बुनियादी तत्व कौन कौन से हैं, क्या है इसके बेसिक्स, क्या है इसके प्रमुख लक्षण, क्या है इसकी विशेषताएं। तो बुनियादी तत्व क्या है जिनको पढ़ने से हमें पता चलेगा कि ये उदारतावादी सोच कहते क्या है वास्तव में। जो पहला है बिंदु वो है सब व्यक्ति समान है। व्यक्ति अपना भला और बुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है। जैसा मैंने कहा कि जहाँ सीमित सरकार की बात आती है वहाँ मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है। तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए सरकार को वहाँ कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कहता है उदारवादी दृष्टिकोण जो है कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें। तो सभी व्यक्ति समान है और व्यक्ति अपना भला और बुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है। दूसरा, शासन जनता द्वारा स्वयं संचालित होना चाहिए। तो जनता द्वारा संचालित होना है तभी वो लोकतंत्र होगा। तीसरा कहते हैं कि सरकार बहुमत की होनी चाहिए। तो सरकार बहुमत के अनुसार चुनी हुई होनी चाहिए। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है ये कि सरकार बहुमत के आधार पर होनी चाहिए। चौथा बिंदु इसमें है कि सरकार का उद्देश्य सामान्य जन का भला करना और व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना है। सरकार का जो उद्देश्य हो वो हो कि सामान्य जनता का वो भला सोचे और व्यक्ति का चहुमुखी विकास वो करे। पांचवा है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, जनता उनसे सवाल जवाब कर सके। तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये जहाँ भी दुनिया में लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र, वहाँ पे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी जरूर होगी। छठा बिंदु है इसमें सरकार सीमित होनी चाहिए। तो सरकार को कम पावर उनको दिए जाने चाहिए, सीमित होने चाहिए, जनता के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें। वो सुरक्षा जैसा दायित्व हो, विदेश नीति संबंधी जो दायित्व है वो उनके पास में होना चाहिए। तो सरकार सीमित होनी चाहिए। और सातवां जो बिंदु है जनता को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तभी वो सही मायने में लोकतंत्र होगा। तो इसका अगर हमसे पूछे कि उदारवादी दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वहाँ पे आपको बताना है जो दूसरे दृष्टिकोणों से इसको अलग करता है तो वह है कि सरकार को सीमित होना चाहिए। और दूसरी बात, मनुष्य को इसने विवेकशील प्राणी माना है। जो प्रथम बिंदु है सब व्यक्ति समान और व्यक्ति अपना भला और बुरा स्वयं सोचने की शक्ति रखता है। तो ये दूसरे जो दृष्टिकोण है उनसे ये अलग करने वाली बात है। सीमित सरकार और मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अब हम इसके देखते हैं समालोचना। आलोचना क्या है, क्या कमियां हमें नजर आती है इस दृष्टिकोण के अंदर। वो हर दृष्टिकोण में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है और कुछ उसमें जो अच्छी बातें भी होती हैं। प्रथम देखें, यह सिद्धांत राजनीतिक समानता पर बल देता है। यह कहता है कि राजनीतिक तौर पर सभी व्यक्ति बराबर है, समान है, जबकि प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं और शासन उन्हीं का होता है। चाहे ये सिद्धांत ये कहे कि राजनीतिक तौर पर समस्त जनता बराबर है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि प्रत्येक समाज में एक विशिष्ट वर्ग होता है और शासन वही करता है। आज हम भारत की बात करें तो भी हमें नज़र आता है कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो किसी भी दल में हम देखें उनमें उनका प्रभुत्व लगातार बरकरार रहता है और वही राज करते हैं। चाहे सरकारें कोई सी भी आए या जाए, दल बदल जाए, लेकिन राज उन्हीं परिवारों का रहता है। तो वो विशिष्ट वर्ग के होते हैं, शासन केवल उन्हीं का होता है। समानता वाली बात केवल ऊपरी तौर पे हमें नजर आती है। दूसरा, यह सिद्धांत शासन का संचालन जनता द्वारा मानता है, जबकि जनता का राजनीति में हिस्सा लेना लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देता है। एक भीड़ के रूप में आ जाती है वो, और भीड़ में सही डिसीजन भीड़ जो है
वो सही डिसीजन कतई नहीं ले सकते। आलोचक कहते हैं कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को शासन से दूर रखो, भीड़ तंत्र में इसे मत बदलने दो। तो वो जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसमें ये बात कही गई कि भीड़ तंत्र में बदल देता है, इसीलिए लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को शासन से दूर रखो। तीसरा जो समालोचना का इसका बिंदु है वो है यह सिद्धांत मूल्य तथा आदर्शों पर अधिक ध्यान देता है, राजनीतिक जीवन की वास्तविकता पर कम। तो केवल मूल्यों की बात होती है, आदर्शों की बात होती है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा इस पे बात नहीं की जाती। इसमें माना जाता है कि ऐसा हो जाएगा कि सरकार सीमित होगी, लोग विवेकशील है, एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। तो राजनीतिक जीवन की कड़वी सच्चाइयों पर इस पे बात नहीं की गई है, मूल्य और आदर्शों पर अधिक ध्यान दिया गया। चौथा, यह सिद्धांत राजनीति में नेताओं, शासन करने वाले विशिष्ट वर्ग, संगठित संस्थाओं को उचित महत्व नहीं देता। ये केवल जनता की बात करता है, विवेकशीलता की बात करता है। तो राजनीति में नेताओं या विशिष्ट वर्ग या जो संगठित संस्थाएं हैं जो देश को चलाने का काम करती है, उन संस्थाओं को इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो ये थी समालोचना लोकतंत्र के उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ है, ऐतिहासिक विकास, और क्या है इसका उदारवादी दृष्टिकोण, क्या कहता है, कौन उसके समर्थक विचारक है, ये था आज का हमारा इस टॉपिक में। ये सारी बातें आपको बताई गई थी। धन्यवाद।